हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सैनी आरएफए क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 1.4 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 1.5 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपने आरएफए क्लासेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। तो देखिए, हम शुरू करते हैं प्रश्नवाली 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमें कुछ संख्याएं दे रखा है तो हमें इनमें से बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ध्यान रखना, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या होती है। और वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। या दूसरे रूप में मैं कहूं, वह संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं जो वर्गमूल में हो, अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं हैं, वह संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ध्यान रखना, हमें इनमें से पहचानना है कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। तो इसके लिए मैं एक बात बताता हूं, तुम्हें वो ध्यान होनी चाहिए। ध्यान रखना, हमेशा परिमेय प्लस माइनस गुणा भाग, मतलब हमारे पास ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन है संकारक, प्लस माइनस गुणा भाग। ये चार संक्रियाएं होती है ना हमारे पास, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है ना, बीजगणित की प्लस माइनस गुणा भाग। तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में इन चारों संक्रियाओं में से कोई सी भी संक्रिया लगाओगे तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर में कौन सी आएगी, अपरिमेय। परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर में कौन सी आएगी, अपरिमेय। परिमेय गुणा अपरिमेय बराबर में भी कौन सी प्राप्त होगी, हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। और परिमेय भाग अपरिमेय तो भी हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय प्राप्त होगी। ध्यान रखना, तो परिमेय मैं कह रहा हूं प्लस माइनस गुणा और ये भाग, इन चारों संक्रियाओं के लिए यदि परिमेय और ये चारों संक्रियाएं अपरिमेय हो तो हमें हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ध्यान रखना, इसको आप नोट भी कर सकते हो। इसी पॉइंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे क्या बात समझ में, परिमेय ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस गुणा भाग अपरिमेय बराबर में क्या आएगी, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं अभाज्य संख्या का वर्गमूल, यदि अभाज्य संख्या को अंडर में लेते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय। तो परिमेय माइनस अपरिमेय, देखो परिमेय माइनस अपरिमेय कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो बताइए कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, ये संख्या कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद में मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में देखिए क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यदि सॉल्व हो रहा है तो यहां से देखिए 3 प्लस √23 माइनस √23, ये प्लस का √23 है और ये माइनस का √23 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए कितना आ गया, 3 आ गया क्या। इसको सॉल्व करने पे 3 आ गया, मतलब इस संख्या को सॉल्व करने पे 3 आ गया। तो ये कौन सी संख्या हो गई हमारे पास, बताइए इसका आंसर क्या हो गया, कौन सी संख्या है ये, 3 कौन सी संख्या परिमेय होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 3 के बट्टे में 1 तो है ही ना, तो इसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 3 तो परिमेय, तो परिमेय आ गया कि नहीं आ गया, इसका आंसर क्लियर है यहाँ तक। ये इसके लिए है, केवल ध्यान रखना, ठीक है। 3 प्लस √23 माइनस √23, √23 से √23 कैंसिल, तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये संख्या कौन सी हो गई, परिमेय हो गई। इसके बाद में देखिए, इसको भी सॉल्व करो, यदि सॉल्व हो रहा है तो √7 से √7 कैंसिल हो गया क्या, भाई ऊपर भी अपरिमेय ऊपर भी अपरिमेय, सेम अपरिमेय, तो कैंसिल हो जाएगी। √7 से √7 कैंसिल हो गया, बोलिए कितना आ गया, 2/7 आ गया क्या। और 2/7 p बटा q रूप हो गया नहीं हो गया। तो बताइए ये भी कौन सी संख्या हो गई, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये भी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय हो गई कि नहीं हो गई। तो ये संख्या भी कौन सी संख्या हो गई हमारे पास, परिमेय। इसके बाद में बात करूं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/√2, 1 क्या है, परिमेय। देखिए 1 क्या है, परिमेय, और √2 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय भाग, ये बट्टे का मतलब क्या है, भागित होता है, परिमेय भाग अपरिमेय। देखो परिमेय भाग अपरिमेय, कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय होगी कि नहीं होगी। तो बताइए कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई क्या। आगे यहां तक समझ में। इसके बाद में देखिए ध्यान रखना, पाई क्या होता है, पाई एक स्थिरांक है। तो पाई होता है हमारे पास, वृत्त की परिधि होती है, जैसे वृत्त की परिधि बराबर में कितनी होती है, 2πr
तो वृत्त की परिधि होती है ना 2πr, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2r इंटू पाई, भाई 2πr ही तो आएगा 2πr। तो पाई का मान यहां से क्या आ गया बोलिए, पाई बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई बराबर, पाई की वैल्यू क्या आ गई, वृत्त की परिधि बटे में 2r। तो पाई बराबर में क्या होता है, वृत्त की परिधि बटे में 2r, या मैं लिख सकता हूं पाई बराबर में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे में 2r। r क्या होती है, त्रिज्या, तो 2r क्या होता है, व्यास होता है कि नहीं होता। तो पाई का मतलब क्या हो गया, पाई का मतलब होता है वृत्त की परिधि बटे में व्यास। तो पाई किस किस का अनुपात है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, ध्यान रखना। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, और ध्यान रखना वृत्त की परिधि हमेशा जब कभी भी हम नापेंगे तो उसका हम लगभग में मान लेते हैं, हमारे पास एग्जैक्ट मान नहीं आता। तो या इन दोनों में से कोई सी एक संख्या, इन दोनों में से कोई सी भी एक संख्या हमें अपरिमेय प्राप्त होगी, या तो वृत्त की परिधि या फिर वृत्त का व्यास, या फिर दोनों अपरिमेय प्राप्त होगी। पाई की बात कर रहा हूं मैं, पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी बता देता हूं मैं क्यों होती है, क्योंकि जब कभी भी हम वृत्त की परिधि को नापते हैं, वृत्त की परिधि हो गई नहीं हो गई इसकी, इसको नापोगे ना तुम, तो हम नापते हैं जैसे वृत्त की परिधि सब 2πr होती है, हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वृत्त की परिधि का मान कैसा आता है, परिमेय प्राप्त होता है हमें, जबकि वो एग्जैक्ट मान नहीं होता। वृत्त की परिधि यदि हम मेजर करेंगे, नाप के मेजर करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, या फिर व्यास अपरिमेय होगा। तो इन दोनों में देखो अपरिमेय बटे में परिमेय, या फिर परिमेय बटे में अपरिमेय, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय होगी इस गुणधर्म से। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। तो पाई का ध्यान रखना, पाई कैसी संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए दो क्या है, परिमेय, और पाई क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय इंटू अपरिमेय, कौन सी संख्या प्राप्त होगी हमें, यहाँ अपरिमेय प्राप्त होगी कि नहीं होगी। पाई का ध्यान रखना, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और पाई की मैं बात करूं तो पाई होता क्या है, किस किस का अनुपात होता है, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात होता है। पाई क्या होता है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। और यदि हम वृत्त की परिधि और व्यास को मेजर करते हैं, वृत्त की परिधि और व्यास को यदि मेजर करें हम स्केल से, तो हमेशा एक हमें सन्निकट मान प्राप्त होता है, सन्निकटन मान प्राप्त होता है। एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती है हमें ना, तो वो सन्निकटन जो मान लेते हैं वो कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, बाकी इसका मान हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा। या तो वृत्त की परिधि का या वृत्त के व्यास का मान अपरिमेय प्राप्त होगा। तो अपरिमेय बटे में परिमेय या अपरिमेय बटे में अपरिमेय हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें अपरिमेय प्राप्त होगा। तो पाई की वैल्यू के लिए मैं बात करूं, पाई कौन सी संख्या है, पाई हमेशा कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। क्लियर है क्या। आगे होंगे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन फर्स्ट के 1 से 5 तक के क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई करना है इसको, है ना, सरल करना है हमें। तो सरल करना है तो ध्यान रखना, सरल करने के लिए यदि इसमें कोई सर्वसमीका लग रही है तो सर्वसमीका का उपयोग करना है, और नहीं लग रही है तो डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें 3 सर्वसमीकाओं का पता होना चाहिए, और आपको याद भी होगा। 8th क्लास में भी हम पढ़ के आए, 7th क्लास में पढ़ी हमने ये तीनों सर्वसमीकाएं। आप लर्न करोगे, यदि लर्न है तो ठीक है, नहीं है तो लर्न करोगे। फर्स्ट सर्वसमीका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड सर्वसमीका क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अरे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, और प्लस में प्लस आ रहा है तो प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है ना, वैसे याद करो तो ऐसे फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसके बाद में देखिए थर्ड सर्वसमीका हमारे पास क्या है, थर्ड सर्वसमीका हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, यदि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर अलग अलग दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ में, ये तीनों सर्वसमीकाएं आप नोट करोगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, पहले तो देखो इसमें सर्वसमीका लग रही है क्या, 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। देखो दोनों अलग अलग है, तो इसमें कोई सर्वसमीका नहीं लगेगी, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 8th क्लास में भी हमने सीखा था डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। तो 3 आ रहा है तो पहले 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस रूट 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 से कर लो इस पूरे को मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई है ना,
तो पहले 3 होगा पूरे से मल्टीप्लाई और फिर √3 होगा। तो देखो कैसे होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे को, 2 प्लस √2, ठीक है। फिर प्लस इस भाई 3 से हो गया, 3 से हो गया ब्रैकेट मल्टीप्लाई, अब √3 से कर लो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, प्लस का √3 है तो प्लस का √3 किस ब्रैकेट से होगा, 2 प्लस √2। आ गया क्या समझ में? पहले 3 से 3 मल्टीप्लाई बाई ये ब्रैकेट, फिर प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट, मतलब 3 और √3 को लिख लो और ये ब्रैकेट को ऐसे वैसे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करो अंदर 3 को, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, प्लस 3 को √2 से करोगे तो कितना आएगा, 3 √2 3 √2, फिर प्लस √3 को 2 से करोगे तो √3 को 2 से तो √3। भाई हम रूट को पीछे रखते हैं और ये जो परिमेय संख्या उसको आगे रखते हैं ना, तो √3 आ जाएगा क्या? अरे √3 को 2 से करेंगे तो 2 √3 प्लस ये भी रूट, दोनों रूट वाली संख्या है तो रूट वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो √3 को √2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 3 2 6, कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ ना तो कोई संख्या ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सेम सजातीय पद है ही नहीं इसमें, देखो ये 6 है, ठीक है। ये √2 वाला है तो और है क्या, √2 वाला नहीं है। √3 वाला ये टर्म है तो √3 वाली है क्या इसमें कोई और टर्म? √3 वाला कोई पता है क्या, नहीं है। √6 वाला है क्या, नहीं है। तो ये यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया इसका, ये आंसर है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे होगा यहाँ तक समझ में? यदि √3 वाली और टर्म्स होती तो इसमें ऐड हो जाती, या माइनस की होती तो सब्ट्रैक्ट हो जाती, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, पहले तो देखो सर्वसमीका लग रही है क्या कोई, 3 √3, देखो दोनों सेम ही डिजिट है, 3 √3 और इधर भी 3 √3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बताइए ये वाली सर्वसमीका लगेगी कि नहीं लगेगी इसमें, a + b इंटू में a - b। मैंने पहले लिख दिया इसको, है ना, एक बार प्लस में दे रखा है एक बार माइनस में दे रखा है। जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तो हम इसको क्या लिखते हैं, a² - b²। ये वाली सर्वसमीका लगेगी नहीं लगेगी इसमें? और ये सर्वसमीका लगा के देखो, 3 + √3 3 - √3, तो एक देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो हम क्या लिखते हैं, इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a² - b², मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड। यहाँ पे भी तो ये फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड, तो इक्वल्स टू में हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, सर्वसमीका लगा के फर्स्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 पूरा 3 हो जाएगा। तो बोलिए इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया क्या? आ गया होगा क्वेश्चन भी समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, √5 + √2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगेगी कि नहीं लगेगी इसमें? तो देखिए एक बार मैं सर्वसमीका लिखता हूं। सर्वसमीका क्या है, a + b का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, a² + 2ab + b²। आ गया होगा ये समझ में फॉर्मूला। तो रखो, a की जगह हमारे पास क्या है, √5 और b की जगह कितना है, √2। तो करो सॉल्व, a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है, √5 मल्टीप्लाई बाय b कितना है, √2 प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। आ गया होगा यहाँ तक समझ में? देखिए √5 का स्क्वायर, अरे रूट से 2 कट जाएगा ना, पावर कैंसिल हो जाएगी, या √5 × √5 तो 5 आ जाएगा पूरा 5, प्लस ये कितना आ जाएगा 2, और रूट वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई होती है क्या, तो √5 और ये √2 मल्टीप्लाई हो गया, √10 हो जाएगा क्या, √10 हो जाएगा क्या, √10 आ जाएगा, 2 √10 प्लस √2 का स्क्वायर कितना आएगा, सॉरी √2 का स्क्वायर पूरा 2, ठीक है। यहाँ तक ये 5 है और ये 2 है, सेम है, सजातीय पद है, तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 और 2 कितना हो गया, 7, प्लस ये तो रूट वाला है तो ये ऐसे कैसे 2√10, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आ गया होगा यहाँ तक समझ में? इसके बाद में देखिए फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की जैसे ही है। देखो √5 √2 एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो वही सर्वसमीका लग जाएगी इसमें भी। कौन सी, a² - b² वाली लगेगी, a + b इंटू में a - b बराबर हम क्या लिखते हैं, a² - b²। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है कि नहीं है? तो क्या आ जाएगा, a की जगह √5 है तो √5 का स्क्वायर माइनस, भाई देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, a² - b²। a की जगह √5 है तो √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना आएगा, पूरा 5, माइनस √2 का स्क्वायर क्या आएगा, पूरा 2, कितना आ गया, 5 में से 2 गया तो बोलिए 3 आ गया, नहीं आ गया।
यहाँ तक आ गए होंगे क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, पाई के बारे में दिया हुआ है हमें। पाई क्या होता है, देखिए आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, पाई वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, उसका अनुपात होता है पाई, और मैंने कहा था पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब ये कह रहा है, प्रश्न ऐसे कह रहा है कि पाई, आप कह रहे हो कि वृत्त की परिधि बटे में वृत्त का व्यास, तो ये तो परिमेय होना चाहिए। तो इस अंतर विरोध का हम कैसे निराकरण करें, इस प्रश्न में ये पूछ रहा है। तो देखिए एक बार मैं प्रश्न पढ़ता हूं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, वृत्त की परिधि को किससे मान लेते हैं, सी से दर्शा देते हैं, और उसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया गया है। यही तो अनुपात में तो परिभाषित करते हैं, वृत्त की परिधि बटे में वृत्त का व्यास, ये क्या होता है पाई, अर्थात पाई बराबर में सी अपॉन डी, वृत्त की परिधि बटे में वृत्त का व्यास है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। भाई इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या थी, अपरिमेय संख्या थी, तो देखो सी बटे डी लिख रहे हो, तो ये तो परिमेय होना चाहिए, ऐसे कहना चाह रहा है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो हम कहेंगे, समझना एक बार, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि पाई तो सी बटे डी होता है, वृत्त की परिधि बटे में वृत्त का व्यास होता है, तो सर ये तो वो हो जाना चाहिए, परिमेय हो जाना चाहिए, पी बटा क्यू परिमेय हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना हमेशा, अभी अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करके आए हैं, अपरिमेय, ये बटा का मतलब क्या है, भागी तो है, अपरिमेय बटे में परिमेय, अपरिमेय प्राप्त नहीं होगा क्या, तो इन दोनों में से सी और डी में से कोई एक अपरिमेय होगा, ध्यान रखना, या फिर दोनों अपरिमेय होंगे, तभी तो पाई का मान अपरिमेय प्राप्त होगा। आगे क्या बात समझ में, या दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये सी और डी है ना, सी और डी दोनों क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। कैसे होंगे, जब कभी भी ध्यान रखना हम स्केल की सहायता से, जब कभी भी हम स्केल की सहायता से और किसी अन्य युक्ति के द्वारा किसी लंबाई को मापते हैं, तो उस लंबाई का हमारे पास केवल एक सन्निकटन मान प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, सन्निकटन मान प्राप्त होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं होती, हमें क्या होता है, उसका एक सन्निकटन मान प्राप्त होता है। तो उस लंबाई का एक सन्निकटन मान प्राप्त होता है, तो हम उसमें ये ज्ञात नहीं कर सकते कि ये सन्निकटन मान परिमेय है या अपरिमेय। तो ध्यान रखना, ये जो सन्निकटन मान प्राप्त होगा, इसमें वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास में, इन दोनों में या तो वृत्त की परिधि एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी हमें, या फिर वृत्त का व्यास एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय होगा, तो बताइए ये अपरिमेय बटे में परिमेय, अपरिमेय संख्या आएगा कि नहीं आएगा, तो पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इतना आ गया क्या समझ में, या तो सी अपरिमेय होगा, या फिर डी अपरिमेय होगा, या फिर दोनों अपरिमेय होंगे, तब पाई क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हमें कोई अंतर्विरोध प्राप्त नहीं होता है, या यहां एक ये कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी लंबाई को यदि हम नापते हैं, तो हमें नापने पे स्केल की सहायता से किसी अन्य युक्ति के द्वारा नापते हैं, तो हमें क्या होता है, केवल सन्निकटन मान प्राप्त होता है। हमें क्या होता है, उस लेंथ का क्या होता है, एक सन्निकटन मान प्राप्त होता है, और सन्निकटन मान प्राप्त होता है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते कि उसमें वो परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है या अपरिमेय। तो ध्यान रखना, इस पाई में सी और डी में से दोनों में से कोई एक अपरिमेय होगा, तो अपरिमेय बटे में परिमेय क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब पाई क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिख देना, यह है यहां कोई अंतर्विरोध प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको समझना, क्योंकि हम जानते हैं जब कभी भी हम किसी लंबाई को स्केल की सहायता से या फिर किसी अन्य युक्ति द्वारा हम उसको नापते हैं, तो हमें केवल उसका क्या प्राप्त होता है, एक सन्निकटन मान प्राप्त होता है, हमें उसका एक सन्निकटन मान प्राप्त होता है। तो हम यह ज्ञात नहीं कर सकते कि वह सन्निकटन मान परिमेय है या अपरिमेय। अतः यहां सी तथा डी में से कोई एक अपरिमेय होगा, या फिर दोनों अपरिमेय होंगे। अतः ये बात सिद्ध होती है, या तो ये परिमेय होगा, या तो ये अपरिमेय होगा, या ये डी अपरिमेय होगा। अब दोनों में से कोई एक अपरिमेय हो गया, तो पाई अपरिमेय हो गया, नहीं हो गया, बोलो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। जो मैंने यहाँ लैंग्वेज बोली वो लिख लोगे आप,
क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी लंबाई को स्केल की सहायता से या किसी अन्य युक्ति के द्वारा हम नापते हैं तो हमें क्या होता है, केवल एक सन्निकटन मान प्राप्त होता है। तो उस सन्निकटन मान का हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो यहां C तथा D में से कोई एक अपरिमेय है या फिर दोनों अपरिमेय हैं। अतः सिद्ध हुआ कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस कोरोना महामारी के समय में आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।